Hello friends, welcome to my channel and today we will discuss about the protoplasm। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये सेल बायोलॉजी का टॉपिक है और ये जो है इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो कि प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड प्लाज्म मीन्स सब्सटेंस। तो प्रोटोप्लाज्म जो है इट इज़ अ लिविंग कंटेंट इन अ सेल एंड सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और इनसाइड द सेल जो है प्रेजेंट होता है। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो ये डिवाइडेड होता है टू फॉर्म्स में। लिक्विड जो फॉर्म होती है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं एंड जेली फॉर्म जो होती है उसे जेल बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो फॉर्म्स में हो सकता है, या तो साइटोप्लाज्म में होता है साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाहर की जो कवरिंग होती है, तो उनके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एंड विदिन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल बहुत सारी ऑर्गेनेली होती है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, ईआर, गोल्गी अपरेटस। तो बहुत सारी जो ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं विद इन द साइटोप्लाज्म और हर एक का एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। Then what is the nuclear plasm? It is enveloped by the nuclear membrane and nuclear envelope. एंड जो न्यूक्लियर प्लाज्म होता है वो एक हाईली विस्कस लिक्विड होता है जो सराउंडेड होता है बाय द न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमोसोम। बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे न्यूक्लियोटाइड एंड एंजाइम्स वो इस न्यूक्लियर प्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं। एंड जो सॉल्युबल लिक्विड पोर्शन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोहाइलोप्लाज्म। ये पिक्चर्स हैं प्रोटोप्लाज्म की, मतलब कि साइटोप्लाज्म की एंड न्यूक्लियोप्लाज्म की। आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में कि बाहर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। देन साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म वो पोर्शन है जहाँ पे मतलब मोस्टली जो ऑर्गेनेलीज हैं यूकैरियोटिक सेल्स की वो प्रेजेंट होती हैं। देन न्यूक्लियस है, देन न्यूक्लियोप्लाज्म है। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है एक लिक्विड पोर्शन होता है, यानी सराउंडेड होता है ये क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोलाई से। What is the chemical properties of protoplasm? एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट हैं प्रोटोप्लाज्म में। तो वाटर प्रेजेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो है सेल्स के अंदर बताया गया है कि कितना कितना अमाउंट है। जैसे एनिमल सेल्स हैं इनमें 60% वाटर होता है एंड प्लांट सेल के प्रोटोप्लाज्म में 75% वाटर होता है, तो ये दोनों में वेरी करेगा। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, सेकेराइड्स होते हैं एंड एनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हम एक एक के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं एंड क्या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। देन फर्स्ट है वाटर। वाटर का जो फंक्शन है प्रोटोप्लाज्म में इट एक्ट एज एन सॉल्वेंट एलिमेंट। एंड सेकेंड जो फंक्शन है वो है कि एज अ ट्रांसपोर्ट एजेंट की तरह भी वर्क करता है, कि अगर कोई केमिकल या मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो उस ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करेगा? वाटर। देन थर्ड फंक्शन है कि इट एक्ट एज अ फीड स्टॉक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। जितनी भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होंगी तो उसमें जो है वाटर का इन्वॉल्वमेंट होगा। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट सबको पता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2nOn। एंड इसका फंक्शन जो है प्रोटोप्लाज्म में वो ये है कि मेनली ये एनर्जी सोर्स की तरह एक्ट करता है। जैसे हमें सबको पता है कि ग्लूकोज जो है वो एनर्जी सोर्स की तरह एक्ट करता है। अनदर फंक्शन है इसका मेटाबॉलिज्म में रोल, यानी कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म में, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा अगर सिंपल में एंड देन सिंपल से जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है कि इट असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कैल्शियम अब्जॉर्प्शन।
मतलब कैल्शियम को अगर ऑब्जॉर्ब करना है तो कार्बोहाइड्रेट उसमें हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स के जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं मोनोसेकेराइड्स, यानी जो सिंगल मतलब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। इनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबो ये सब आ जाते हैं। देन डाइसेकेराइड्स का मतलब होता है जो टू डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इनमें आ जाता है लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज जो है आपके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। एंड इसी तरह से माल्टोज। देन पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 डाइसेकेराइड यूनिट्स। इनके अंदर एग्जांपल आ जाता है जैसे स्टार्च हो गया, ठीक है, जिसमें अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन आ जाएगा। ग्लाइकोजन हो जाता है, सेलुलोज हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ more than 2 different disaccharide unit। अनदर कंपोनेंट है जो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं? ये चेन होती है अमाइनो एसिड्स की। एक प्रोटीन जो होता है ना वो 1 या उससे ज्यादा मोर देन 1 जो है पॉलीपेप्टाइड यूनिट से मिलकर के बना होता है, चेन से मिलकर के। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर दोनों ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप यानी CO ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप NH ग्रुप। और अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं वे कैसे डिफर करते हैं? अपने R ग्रुप में। किसी में एलिफेटिक साइड चेन होगी, किसी में एरोमेटिक साइड चेन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अमाइनो एसिड्स को कैटेगराइज किया गया है। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ जो है अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, मतलब अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप तो हर एक अमाइनो एसिड्स में होगा, सिर्फ उनकी जो आर साइड चेन है वो डिफरेंट होगी, वो किसी में एलोफेटिक होगी, किसी में एरोमेटिक होगी। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोटोप्लाज्म में लिपिड्स। तो लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। और लिपिड्स क्या होते हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। और ये एक मतलब कि हाइड्रोफोबिक नेचर में होते हैं। नेक्स्ट आते हैं फैट। फैट क्या होते हैं ना, इनमें 3 तो फैटी एसिड्स होते हैं, साथ में ग्लिसरॉल लगा होता है इनके स्ट्रक्चर में। और अलग अलग इनकी लेंथ वेरी करती है, मतलब किसी में डबल बॉन्ड होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में कार्बन का नंबर 5 होगा, किसी में 18 होगा, 7 होगा। तो अलग अलग जो है फैट्स होते हैं। जो फैट होते हैं उसके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए टाइटली पैक भी होते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। और इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पॉसिबल होते हैं। अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो इनके अंदर जो है 1 या मोर डबल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से टाइटली पैक भी नहीं होते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। फोस्फोलिपिड्स नेक्स्ट कंपोनेंट है फोस्फोलिपिड। तो फोस्फोलिपिड जो होता है ना उनमें थर्ड फैटी एसिड की जगह पे आ जाता है फोस्फेट ग्रुप आ जाता है। उसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में 2 फैटी एसिड्स लगे होते हैं। जैसे कि पहले जो हमने बताया था कि 3 फैटी एसिड होते हैं, तो 3 और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि थर्ड फैटी एसिड की जगह पे फोस्फेट ग्रुप लगा होता है। फोस्फोलिपिड के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, एंड हाइड्रोफोबिक जो होता है वो उनकी टेल होती है, मतलब वाटर हेटिंग। तो हेड कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा, एंड जो टेल होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी। तो मतलब ये दोनों होते हैं, मतलब हाइड्रो भी होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। फोस्फोलिपिड जो होते हैं, जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर स्टडी किया हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें फोस्फोलिपिड्स की प्रेजेंस होती है। तो फोस्फोलिपिड की प्रेजेंस की वजह से ही इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बाई लेयर की तरह अरेंजमेंट होता है कि एक तरफ हेड होगा, एक तरफ टेल होगी। तो इस तरह से जो है एक सेल मेम्ब्रेन अरेंज होती है। स्टीरॉयड होते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट जो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टीरॉयड? कि इनके अंदर जो है कार्बन स्केलेटन होता है जिसमें 4 फ्यूज रिंग्स होती हैं। और इनके एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। सबको पता है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन में मिलता है और ये बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं। देन नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन क्या है कि इसमें 5 कार्बन शुगर होता है, या तो डीऑक्सीराइबोस या राइबोस, एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है जो वन एंड से अटैच होता है शुगर के, एंड नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो कि 4 होते हैं, ATGC, ये भी अनदर एंड ऑफ शुगर से अटैच होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है उनकी बैकबोन जो है वो किससे फॉर्म्ड होती है? बाय द शुगर एंड फॉस्फेट से। और 4 इसमें नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग करता है, आप फिगर में भी देख सकते हैं। और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, फिगर में भी दिखाया हुआ है, और AT के बीच में डबल बॉन्ड होता है। DNA, अब क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड में तो DNA या RNA ही आएंगे। तो DNA का फंक्शन क्या होता है प्रोटोप्लाज्म में कि ये डायरेक्ट करता है RNA की सिंथेसिस। DNA से RNA बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, एंड RNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। देन RNA, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में सेकेंड जो टाइप है वो RNA होगा। तो RNA के अंदर एक तो शुगर डिफरेंट होती है, मतलब कौन सी शुगर होगी यहाँ पे? राइबोस। और दूसरा डिफरेंस होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। थर्ड डिफरेंस ये होता है कि इनके अंदर थाइमीन के प्लेस पे यूरासिल होगा, जबकि DNA में क्या होता है? थाइमीन होता है। तो यहाँ थाइमीन को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द यूरासिल। नेक्स्ट, कि RNA का फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसक्रिप्शन करता है। ये क्या है कि ये जेनेटिक मैसेज DNA से लेकर के जाएगा और mRNA को फॉर्म करेगा, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब ये तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी प्रोटोप्लाज्म की कि क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर के बना है, दैट्स व्हाई दे आर हेट्रोजीनियस। और जो साइज है ना मतलब प्रोटोप्लाज्म का, वो रेंज करता है फ्रॉम 0.01 टू 0.1 माइक्रोन, तो इसीलिए कोलाइड सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट जो है ब्राउन मोशन, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल ये है कि ब्राउन मोशन, ये मोशन जो है प्रोटोप्लाज्म में इरेगुलर होती है। क्यों? वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस से। और इसको ब्राउन मोशन क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इसको रॉबर्ट ब्राउन ने जो है स्टडी किया था 1827 में। ये एक एक्सपर्ट थे स्कॉटिश नेशन बॉटनी के, एंड इन्होंने ब्राउनियन जो मोशन है उसके बारे में बताया था कि ये जो ब्राउनियन मोशन है वो केस है कोलाइडल सोल्यूशन का, और मूवमेंट जो है वो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करती है एंड टेम्परेचर पे। उसके अलावा जो है टिंडल इफेक्ट जो है ये अनदर इसकी प्रॉपर्टी होती है। देन अनदर प्रॉपर्टी होती है कि साइकोलोसिस, साइकोलोसिस जो है करंट फॉर्म ऑफ मूवमेंट होती है जो प्रोटोप्लाज्म में अकर होती है इन स्टेज ऑफ सोल्यूशन। अनदर प्रॉपर्टीज की होती है अमीबॉइड मोशन। तो अमीबॉइड जो मोशन होता है ये भी मूवमेंट होती है प्रोटोप्लाज्म में, जैसे कि एनिमल सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है, अमीबा में हो रही है, प्रोटोजोआ में हो रही है, ल्यूकोसाइट में मूवमेंट हो रही है। तो इस तरह से जो मूवमेंट होती है उनको हम बोलते हैं अमीबॉइड मोशन। अनदर प्रॉपर्टी जो इसकी होती है वो होती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड मोबिलिटी, मतलब कि जैसे ही कोई बाहर से स्टिमुलस मिलेगा तो वो अपनी जो लेंथ है उसको शॉर्ट कर देंगे। अनदर है मेटाबॉलिज्म, की जो एनर्जी रिलेट होती है एक तो न्यूट्रिएंट से। और मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप्स के मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, जैसे ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। या एनाबॉलिज्म में क्या होगा? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाएगा, यानी इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो 2 टाइप्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी है कि जब इन्वायरमेंट से कोई भी मतलब चेंज होगा, यानी पीएच में चेंज हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ, तब वो जो रिस्पॉन्ड करता है उसको इरिटेबिलिटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि वन पार्ट ऑफ सेल से जो है अफेक्ट जाता है अनदर पार्ट में, और पूरे सेल में इस तरह से स्प्रेड हो जाता है। अनदर प्रॉपर्टी है ग्रोथ।
हम सभी को पता है कि एक सेल के अंदर अगर ग्रोथ होती है तो वो किस प्रोसेस से होती है, माइटोसिस से। तो मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो ग्रोथ हो रही है वो माइटोसिस के थ्रू हो रही है। देन आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या क्या होता है, माइटोसिस मियोसिस, मतलब जो मियोसिस होती है ना वो आपके गैमेटिक सेल्स में होती है, और जिसमें कि सेल्स जो है वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है मियोसिस के थ्रू, मतलब इन प्रोसेसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब्जॉर्प्शन। अब दो प्रोसेसेस आते हैं इसके बीच इसमें, एक तो पाइनोसाइटोसिस, एक फाइगोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे इनवैलिडेट हो जाती है एंड वैक्यूल बन जाती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग, यानी सेल जो है वो सॉलिड पार्ट को कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सक्रीशन। सक्रीशन में क्या होगा, जितना भी यूजफुल मटेरियल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्सक्रीशन। इसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा जो है वो सेल से बाहर चला जाएगा। एंड लास्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो यूज की जाती है और इससे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एकदम अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होती है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को यूज किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो रिलीज होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे वीडियो को।